हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट हम लोग 16 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो 15 सेट हम लोग कर चुके हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और भी एक्स्ट्रा वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, तो वो जो है आपका भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका देखिए आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी नीचे यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की थी किस अधिनियम के द्वैध शासन को समाप्त करके, किसको समाप्त करके आपका प्रांतीय स्वतंत्रता को शुरुआत की थी। ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त करके। क्या, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त करके आपका जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यालय कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो आपका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 6 वर्ष की होती है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त पद की कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष तक होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो कौन सा हो जाता है, तो ये अनुच्छेद 43 बताता है। तो अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 बताता है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर तो आपका हो गया कि क्या हो गया, अनुच्छेद 43। देखिए अनुच्छेद 43 जो है आपका क्या बताता है, अनुच्छेद 43 बताता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट को हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। कौन से आपका अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 46 में बताया गया। किसमें, तो 46, अनुच्छेद 46 में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें आप लोगों को सभी का क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। कौन सा अनुच्छेद जो है यह स्पष्ट करता है कि यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। ये आपका होता है अनुच्छेद 57 बताता है। कौन सा, तो अनुच्छेद 57 बताता है कि यह व्यवस्था एक प्रदान करता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, तो अनुच्छेद 57 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से देश से हुई है, ये पूछ रहा है। तो कौन से देश में, तो यूएसए से हुआ है। कहाँ से, तो यूएसए से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, यूएसए से आपका जनहित याचिका की अवधारणा उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक आपका विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन है कि फ्रांस के संविधान, ब्रिटिश के संविधान या ऑस्ट्रेलिया के संविधान या आयरलैंड के संविधान। कौन से संविधान से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। किसका, तो फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्रात्मक विशेषता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर कि ब्रिटिश सांसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। ब्रिटिश सांसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को पेश किया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को कौन से वर्ष में पेश किया था, तो आपका 1861 में पेश किया था। कब किया था, तो 1861 में आपका कौन सा, तो उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। कौन सा विकल्प जो है आपका संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। तो शून्य काल चर्चा नहीं है, आधे घंटे की चर्चा, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा ये भी नहीं है, विधि के घंटा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सॉरी कि विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है, तो कौन सा, तो पूरे दिन की चर्चा नहीं है, ठीक है, पूरे दिन की चर्चा ये नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसदीय कार्यवाही की विधि कौन सी नहीं है, तो पूरे दिन की चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार बनी। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस सरकार की पार्टी बनी, किस पार्टी की सरकार बनी, ये पूछा जा रहा है वर्ष 1945 में, ठीक है। तो कौन सी सरकार की बनी थी, तो आपका लेबर पार्टी की बनी थी। किसकी, तो लेबर पार्टी की 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी थी, 1945 में लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि जब आप निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। बोला है किसी निजी पार्टी में जब देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता का मेज ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर लागू होता है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य का यहाँ पर लागू होता है। ए बी सी या डी ये बताना है आपको, ठीक है। 51 का ए बी सी डी ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा लागू होता है, तो 51 ए का आपका ए होता है, ठीक है, 51 का ए का ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की। निम्नलिखित में किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन की कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की है, तो ये हो जाता है न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। किसने, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन का सिफारिश की थी। बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी। ये आपका हो जाता है दिसंबर 1953 में। कब, तो दिसंबर 1953 में किया गया था, गठन किया गया था किसका, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका दिसंबर 1953 में, ठीक है। 14 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कि सेनानी, कुलपा और ग्रामिणी प्रमुख रूप से किस वेद के वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं। सेनानी, कुलपा और ग्रामिणी किस प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं, तो ये आपका ऋग्वेद के वर्णित पदाधिकारी हैं। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध दामोदर सावरकर से नहीं था। कौन से संगठन का संबंध जो है आपका विनायक दामोदर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था, तो ये आपका हो जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सा, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं है। बाकी आजाद भारत समाज, हिंदू महासभा, अभिनव भारत समाज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है। उनमें से एक अंग दंड है, जिसका अर्थ क्या होता है। बोला जाए कि कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है। उनमें से एक अंग दंड है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, दंड का अर्थ क्या निकलता है ये बताना है आपको। तो सेना निकलता है। दंड का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तो सेना हो जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं कि भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये 1878 में लागू किया गया था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 1878 में। 19 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था, तो रावल जैसल ने बनाया था। किसने, तो रावल जैसल ने बनवाया था। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है। गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है, तो आय और उपभोग का स्तर देखकर, आय और उपभोग का स्तर देखकर गरीबी रेखा को आमतौर पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो ये आपका हो जाता है बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था, तो बाबर ने करवाया था। 21 का डी नंबर हो जाएगा। किसका निर्माण कराया था, तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, आपका पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। कौन सा जो है आपका
भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो सिक्किम हो जाता है 22, सॉरी डी नंबर हो जाएगा 22 का डी नंबर। सिक्किम जो है सबसे कम आपका आबादी वाला राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हो जाता है आपका ईवी रामास्वामी नायकर। कौन, तो ईवी रामास्वामी नायकर, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था किसका, तो स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा, तो आपका ईवी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था। मढोरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था, तो राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, तो राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था मढोरा में सूर्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है इनमें से कौन सी है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, तो 1951 से 56 है। कौन सा, तो 1951 से 56 जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था। कौन जो है ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था। ये आपका होता है मौलाना कबूल अलाम आज़ाद। कौन, तो मौलाना कबूल अलाम आज़ाद। और ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से कौन नहीं था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था। कौन जो है 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था इनमें से, ये आपका अरबिंदो घोष था। कौन था, अरबिंदो घोष था, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अरबिंदो घोष 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका अडियार में स्थापित किया गया था। कहाँ, तो अडियार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था। वर्तमान बांग्लादेश में जो आपका ढाकेश्वरी मंदिर है ये किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये आपका हो जाता है सेन शासनकाल। किसके शासनकाल, तो सेन शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। औरंगाबाद स्थित जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, इसके बारे में कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताना है आपको कौन सा कथन सही आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही वाला गलत है कि यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से संगमरमर से नहीं बना है, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या पॉइंट्स बोलता है कि यह अपने समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल है। बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। इस मुगल बादशाह आजम शाह ने इसको मुगल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। किसने, तो आजम शाह ने बनवाया था बीबी का मकबरा। इसको भी याद रखिएगा ये पॉइंट। यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह है, ठीक है। किसकी है, तो रबिया उद दुरानी की आपकी कब्रगाह है, औरंगजेब की ये पत्नी थी, ठीक है। आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखें, लेकिन ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है, तो ये पॉइंट गलत है, इसीलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। ये आपका हो जाता है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी, तो नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर किया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब, तो 2015 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है। स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहते हैं, तो तालाब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो तालाब कहते हैं। डी नंबर छोटे स्तर पे है, छोटे स्तर पे है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तालाब बोलते हैं। जब ये बड़े स्थल पे हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो झील बोलते हैं। जब बड़ा स्थल हो जाता है, जब बहुत बड़ा क्षेत्र में हो जाता है, जैसे कि समुद्र नहीं अगर कोई इंसान देखा और जाके अगर झील को देखेगा तो समुद्र की जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो वही उसको हम लोग झील बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से आपकी ये पानी है आपका और चारों तरफ से आपका जो है स्थल से घिरा हुआ है, तो ये हो गया झील। लेकिन यही अगर बड़ा आकार पे है तो ये झील हुआ। अगर छोटा अगर आकार में है, छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो तालाब होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्थिर जल वाले छोटे दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तालाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल श्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है। बोला जा रहा है कि
नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल स्क्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है, जिसका आपका शॉर्ट में ग्रो बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये आपका हो जाता है कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कराना। ठीक है, कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 नंबर कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कौन से राज्य में, तो उड़ीसा में आपका है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, बिहार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर, इसका हाँ बिहार हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन न दिखने तथा मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है। जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें शीतकाल के दौरान ठंड के दौरान जो है भारी परिवर्तन न देखने तथा मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है, कौन सा कारण है ये बताना है। तो ये होता है समुद्र का मध्यम प्रभाव। वहाँ पे समुद्र के किनारे है, जैसे कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इधर समुद्र इधर समुद्र इधर समुद्र है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रभाव नहीं देखने को मिलता, इसलिए समुद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक वेल बोर बोलता है कि एक वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है वेल लॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वेल लॉगिंग कहा जाता है। 37 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल लॉगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि अरब सागर बाब एल मंडेब, क्या तो अरब सागर बाब एल मंडेब के जल डमरू द्वारा और ईडेन की खाड़ी गल्फ ऑफ ईडेन और किसके द्वारा भारत की खाड़ी द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। बताइए, अरब सागर बाब एल मंडेब के जल डमरू द्वारा और इंडियन की खाड़ी और भारत और किसके द्वारा भारत की खाड़ी द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाता है, तो आपका ओमन की खाड़ी द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओमन की खाड़ी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो जाता है। बी नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा, आपका दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा घनत्व वाला है। ठीक है, तो आपका दिल्ली हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका हो जाता है 8508 मीटर। कितनी है, तो 8508 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो K2 हो जाता है, कंचनजंगा आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, इसका हाइट आप लोग याद रखिएगा कि 8508 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर की इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, क्या था, ICC इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स राज्य के घाटशिला में स्थित है। कौन से राज्य के घाटशिला में स्थित है, ICC आपका कौन से राज्य के घाटशिला में स्थित है, ये आपका हो जाता है झारखंड में स्थित है। कहाँ, तो झारखंड में स्थित है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं कि रौरकेला स्टील प्लांट किस वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था। रौरकेला स्टील प्लांट जो है कौन से वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था, ये आपका होता है 1959 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1959, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाया जाता है। कौन सा पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाया जाता है, तो अमलतास का पेड़ नहीं पाया जाता है। बाबू आबनूस, महोगनी और शीशम का पेड़ जो है आपका सदाबहार जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अमलतास नहीं पाया जाता है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर कि करेवा संरचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा जो है आपका करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका होता है कश्मीर हिमालय। कौन, तो कश्मीर हिमालय जो है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, कश्मीर हिमालय जो है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान आपका लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो नवेली हो जाता है, करेक्ट आंसर लिग्नाइट। कौन सा आपका कोयला का ये चौथा प्रकार है लिग्नाइट। ठीक है, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस हो जाता है, फिर से लिग्नाइट होता है, ये तीसरा प्रकार है, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे पीट होता है। ठीक है, ये तीसरा प्रकार आपका जो है लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना कौन सा स्थान, तो आपका नवेली हो जाता है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। NW3 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों के निर्माण का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा जो है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण का एक उदाहरण नहीं है, ये आपका हो जाता है स्लेट का निर्माण। कौन सा, तो स्लेट का निर्माण। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो स्लेट का निर्माण। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि किस केंद्र शासित प्रदेश में काट एवं दाग कृषि को दीपा कहा जाता है। काट एवं दाग कृषि को दीपा कहा जाता है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, ये बताना है आपको। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कौन से, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है। पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है, तो महेंद्रगिरी। नाम याद रखिएगा कि सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट के नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी है। उसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। कितनी है, तो 1501 मीटर आपकी उसकी ऊंचाई है। आपका महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत की आखिरी जो है अंतिम आपका पंचवर्षीय योजना है 12वीं। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है होमवर्क के लिए है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे ऑप्शन है कि पांडुरंगा हेगड़े या सी सुब्रमण्यम या सुंदरलाल बहुगुणा या MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो बता देना है कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने किया था, किसके कारण जो है आपका शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से सभी क्वेश्चन आपको लोग सेट मार सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।